भारत देश के अंदर जो फ्रॉड्स और जो इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है उसके मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन ये जो मामले होते हैं वो 50 या फिर 60 करोड़ के नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के जो मामले होते हैं वो सामने आते हैं। यानी कि ये जो मामले हैं उनको सुनकर तो एक आम आदमी तो शायद हैरानी हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का जो फ्रॉड है वो आखिर कैसे होता है और इसके पीछे क्या रीजन होता है। इनके अंदर देखिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो लोन होती है उसको लिया जाता है, या तो फिर उसमें देखिए जो कंपनी है शायद वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सवाल तो आखिर यही आता है कि आखिर ये जो पैसा है उसका आखिर ओनर कौन था, या तो फिर ये पैसा आखिर आया कहां से और इसको कौन सी जगह पर ले जाया गया था। ये सारा मामला एक केस के जरिए इसको देखा जाता है। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर मैंने बताया था कि आखिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन से मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस है वो सामने आए थे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारे इंडिया के अंदर कौन से ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड, या तो फिर अगर हम इसको बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी हम इसको बोल सकते थे। तो एबीजी शिपयार्ड, इसके अलावा जो अनिल अंबानी का जो ग्रुप है उसके खिलाफ भी ये जो केस है वो सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीरव मोदी और विजय माल्या के सामने भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो किया गया था। तो आगे आने वाले टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो फ्रॉड है वो शायद कितना करोड़ रुपीस का किया गया था और आखिर इस मामले की जांच कहां तक हुई थी और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी। सभी बातें करते हैं आगे आने वाले टॉपिक पर। India's financial capital, a web of deceit, shell companies, fake accounts, massive sums vanished, from diamond merchants to housing finance giants. The massive digital web, ABG Shipyard, 22,000 crore, Reliance Group, 40,000 crore. Investigators trace the trails, placement, layering, integration. What is the truth? तो नंबर 1 पे विजय माल्या से जुड़ा जो केस है वो सामने आता है, जो कि तकरीबन 9,000 जो करोड़ रुपए है शायद उसके लोन लिया गया था, ऐसा एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बोला जाता है। तो किंगफिशर एयरलाइंस को एक प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए इसको एक बड़ी कंपनी माना जाता था, जो कि विजय माल्या इसका ओनर था। और किंगफिशर एयरलाइंस को एक भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और इसके बाद इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग वाला जो कर्ज है वो शायद लगा हुआ था बैंक के अंदर। और इसके बाद जो 9,000 करोड़ रुपीस जो बैंक है वो लोन या तो फिर उसकी लाइबिलिटीज से जुड़ी जो चर्चा है वो हुई थी इसके बाद। और इसके बाद जो ईडी होता है उसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत देखे इनके ऊपर जो जांच या तो फिर इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी शायद किया गया था बहुत बड़े मामलों पर। और ईडी के लिए यह मामला इतना बड़ा बन चुका था कि जो विजय माल्या की जो प्रॉपर्टीज और उसके जो असेट्स होता है वो तकरीबन 14,131.60 करोड़ के जो असेट्स और प्रॉपर्टी थी उसको शायद सील किया गया था। यानी कि विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी और उसके जो असेट्स होता है उसको रिस्टिट्यूट किया गया था, जिसकी वैल्यू तकरीबन अगर हम बात करें तो 40,131.60 करोड़ रुपए मापी गई थी। तो एक बात जानने वाली ये होती है कि जो विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए की जो लोन ली गई थी उसके ऊपर तो फ्रॉड केस चलाया गया, लेकिन इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि 40,131.60 करोड़ है उसको रिकवर भी किया गया था इसके सामने। और इस मामले को इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट लोन्स होता है उसके साथ ही इसको एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी माना जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो ये बात होती है नीरव मोदी की, जो कि एक प्रोसेस्ड फ्रॉड उसमें उसका नाम आता है, जो कि 6,498.20 करोड़ रुपीस का जो फ्रॉड है वो शायद वो किया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक एंड जो नीरव मोदी है उन दोनों के बीच जो क्रेडिट फैसिलिटी जो हासिल करने की जो बात है वो शायद कही गई थी उस टाइम की अगर हम बात करें तो ईडी के अनुसार एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि सन 25 एंड 26 के अंदर जो प्रोसेस्ड जो पूरा मामला था, यानी ये रकम थी जो कि 6,498.20 करोड़ रुपीस थे उसको एस्टिमेट किए गए थे। और सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 में भी जो ईडी है उसकी तरफ से यही मामला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यही रकम की बात कही गई थी। और इसके बाद जो ईडी होता है उसमें तकरीबन 2,596 करोड़ के जो असेट्स होते हैं उसको शायद देखे एस्टिमेट या तो फिर इसको ना सील कर दिया था, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इसके बाद तकरीबन 692.90 करोड़ की जो असेट्स उसको कॉन्फिस्केट भी किया गया था इसके बाद। और इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है उसने जो कंसोर्टियम जो बैंक होती है उसको तकरीबन अगर हम बात करें तो 1,052 करोड़ के जो असेट्स थे उसको शायद रिस्टोर भी किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला था वो एक बैंक फ्रॉड का नहीं था, लेकिन इसके बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो उसके बाद सामने आती है। तो नीरव मोदी आज के टाइम में तो अभी देखे यूके में यानी कि इंग्लैंड में मौजूद है, लेकिन उसके साथ में जो चार्जशीट जो फाइल रजू की गई थी वो भी उसका केस अभी भी देखिए यूके के अंदर चालू है। तो इसके बाद आता है DHFL, जो कि तकरीबन अगर हम बात करें तो 34,000 जो करोड़ से जो कि बैंकिंग विवाद इसके सामने आया था। तो DHFL एक बड़ी जो हाउस जो फाइनेंस कंपनी है उसको एक ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स उसके एलिगेशन इसके सामने आए थे।
तो एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो DHFL जो कंपनी है उसके ऊपर तकरीबन 34,000 करोड़ का जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड है उसके आरोप सामने आए थे। और इसके बाद देखिए बहुत सारे जो एलिगेशन है वो भी इसके ऊपर लगाए गए थे जो DHFL जो कंपनी है उसके ऊपर। और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन थे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसकी जांच भी की गई थी इसके बाद। और इसके बाद जो ईडी या तो फिर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि इसके जरिए जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो पैसे कहाँ पर गए, लेकिन ये भी देखा जाता है कि उसका पर्पस क्या था, ये जो पैसे गए उसका। तो आखिर जो 34,000 जो करोड़ है उसको आखिर ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका जो पर्पस है वो आखिर क्या दिखाया जाता है, ये भी चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और आखिर जो 34,000 करोड़ का जो फंड ट्रांसफर हुआ क्या वो कोई देश के लिए या फिर देश के खिलाफ गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये भी एक बात जानने वाली होती है। तो DHFL और इसके अलावा जो उसके जो केस है जो कि फाइनेंशियल दुनिया और इसके अलावा जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसके बाद आता है ABG शिपयार्ड जो कि तकरीबन 22,842 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड है वो सामने आता है। तो ये कंपनी एक शिप बिल्डिंग जो बिजनेस है शायद उससे जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। और इस मामलों के अंदर जो बैंक से जो लिया गया जो लोन्स था और इसके अलावा जो मिसयूज जो फंड था उसके ऊपर जांच हुई थी बहुत ही बड़े मामलों पर। और CBI ने तकरीबन अगर हम बात करें तो 22,842 करोड़ के जो इसके ऊपर लोन्स थे और इसके अलावा जो एलिगेशन थे उसके ऊपर चार्ज की गई थी जो CBI है उनके द्वारा। तो ये रकम इतनी बड़ी थी कि इंडिया के सबसे बड़े जो रिपोर्टेड जो केस जो कि फ्रॉड केस होते हैं उसके अंदर इसका नाम दर्ज किया जाता है। इसके बाद तो ABG शिपयार्ड द्वारा जो ये लोन ली गई थी या तो फिर ये जो पूरा फ्रॉड हुआ उसके पैसे से आखिर हुआ था क्या, क्या इसको कोई देश के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इसके बाद। और इसके बाद भी बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि आखिर ये जो पूरे पैसे थे उसका आखिर क्या किया गया या तो फिर इसको कौन से ट्रांजेक्शन द्वारा कौन से कंट्री या तो फिर इसका क्या इस्तेमाल हुआ था, ये सभी से बड़े सवाल यही होते हैं। और इसके बाद भी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि आखिर ये पूरा ट्रांजेक्शन था वो आखिर कैसे किया गया और बैंक से इतनी ज्यादा लोन लेने की आखिर जरूरत क्या पड़ी थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो लोन मॉनिटरिंग होती है उसके खिलाफ भी बहुत ही ज्यादा सवाल है वो पैदा होते हैं इसके बाद। और यही एक रीजन हो सकता है कि जो ABG जो शिपयार्ड है उसको तकरीबन 22,842 करोड़ का जो फ्रॉड है वो शायद किया गया था। और इसके बाद आता है बैंक की सबसे बड़ी लोन यानी कि 40,185 करोड़ जिसका नाम आता है अनिल अंबानी ग्रुप द्वारा ये जो लोन है वो शायद लिया गया था। तो सन 26 के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन एंड अदानी ग्रुप के बीच तकरीबन जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट और इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिर से सामने आया था। तो ईडी के अनुसार RCOM और इसके अलावा उसकी जो कंपनीज होता है उसके जरिए जो विदेशी और इसके अलावा जो लोन है वो तकरीबन 40,185 करोड़ का जो फ्रॉड है वो सामने आया था ये लोन के जरिए। तो ईडी ने यह बताया था कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें डाइवर्जन के बहुत सारे जो मामले और उसके जो तरीके थे वो शायद सामने आए थे। तो ईडी के अनुसार अगर हम बात करें तो 13,600 करोड़ जो लोन है उसको शायद एवरग्रीन की तरह इसको डाइवर्ट किया गया था। और इसके अलावा 12,800 जो करोड़ है उसमें जो कनेक्टेड जो पार्टी से उसको ट्रांसफर किया गया था। और इसके अलावा 1,800 करोड़ रुपीस को जो म्यूचुअल फंड या तो फिर फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर जो उसको इन्वेस्ट किए गए थे ऐसा आरोप था ईडी का। तो एक रिपोर्ट में भी ये कहा जाता है कि 40,185 करोड़ का जो लोन होगा उसको डायरेक्टली जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके तरफ देखना या तो फिर इस तरह से कहना इसको बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इसके अलावा देखिए इसको एलिगेशंस और ऑनगोइंग का एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका है अभी इसको देखे तो। एंड सन 2026 ने जो ईडी होता है उसने तकरीबन अगर हम बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन इसके अलावा जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी एक कंप्लेंट फाइल की थी। और ये मामला तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जो इस वीडियो की जो एंडिंग है उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो आखिर कैसे होता है और उसको किस तरह से दिखाया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा मतलब ये होता है कि कोई ऐसा काम करना या तो फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे जो इलीगल जो मनी है वो हासिल किया जाए या तो फिर हासिल हुआ हो पूरी तरीके से जो इलीगल हो उसके तरह से। तो जो ये इलीगल मनी थी उसको रिसीव करने के बाद ये जो उसका काम है उसको सही तरीके से दिखाना या तो फिर उसका जो सोर्स है उसको एकदम सही तरीके से दिखाना। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 3 सबसे बड़े टॉपिक यही होते हैं। पहला आता है प्लेसमेंट, इसके बाद आता है लेयरिंग और तीसरा आता है इंटीग्रेशन।
और इसके अलावा जो ईडी है उसके पास हमारे इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारी जो रकम वाली जो फाइल्स है वो भी शायद मौजूद है, जिसमें देखिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की जो फाइल्स है वो भी मौजूद है। और हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें 100 करोड़ से लेकर 95 करोड़ के तक के जो मामले हैं वो सामने आते हैं, जिसके ऊपर जो ईडी है वो शायद इन्वेस्टिगेशन भी करता है और उसके ऊपर ये फाइल भी जारी की जाती है। तो इन सभी के जो मामले और जो केस है वो शायद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल ये आता है कि आखिर जो इतनी बड़ी रकम होती है उसको शायद ट्रांसफर या तो फिर इसको मूव ऑन कैसे किया जाता है और इसके बाद अथॉरिटी को आखिर कैसे पता चलता है। तो आखिर लास्ट में सवाल यही आता है कि इतनी बड़ी जो रकम है उसको आखिर ट्रांसफर कैसे की जाती है, क्या इसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगते हैं क्या? तो अगर एलिगेशंस लगते हो या तो फिर देखिए ईडी की रेड पड़ती हो, उसमें देखिए बहुत सारे जो मामले हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं, जो कि मैंने 5 जो कवर टॉपिक थे वो तो मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे। और लास्ट में जब इतनी बड़ी रकम जब ट्रांसफर हो जाती है तो इसके बाद इसके ऊपर देखिए ईडी है वो शायद इन्वेस्टिगेशन करता है या तो फिर सीबीआई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इंडिया के अंदर इतने सारे जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो ईडी और जो सीबीआई जो रेड पार्टी है इसके बाद उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए।